हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। इस डिस्कशन को हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो कि इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं। आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारे यूजफुल कंटेंट ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इसके प्लेलिस्ट पर जाके और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ऑन ए रेगुलर बेसिस आपको सबसे पहले एडिटोरियल डिस्कशन मिलता है सवेरे सवेरे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट हैं उन सभी आर्टिकल्स को हम डिटेल्ड एनालिसिस के फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से शाम में आपको प्रीलिम्स बूस्टर मिलता है। प्रीलिम्स बूस्टर सभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को कवर करता है और इन द मिड मतलब कि दोपहर और शाम के बीच में और भी वीडियोस अपडेट होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए डायरेक्टली लिंक्ड हैं और इंपॉर्टेंट है। अगर इन सभी वीडियोस की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आप उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन, क्विक करंट अफेयर रिवीजन फ्रेंडली मटेरियल भी मिल जाते हैं और भी बहुत सारे रिक्विजिट मटेरियल्स वहां पर आपको मिल जाते हैं। एट द सेम टाइम onlyis.com का एक डाउनलोड सेक्शन है, वहां से भी आप जाके उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ पेड इनिशिएटिव्स भी हैं, पेड प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि अगर टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप सर्च कर रहे हो प्रीलिम्स मेंस तो आप dpp.onlyis.in पर जाके विजिट कर सकते हो। अगर आपको कोई वीडियो कोर्स या फिर फुल लेंथ फाउंडेशन कोर्स काइंड ऑफ कुछ चाहिए तो आप video.onlyis.in पर जाके विजिट कर सकते हो। तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। विदाउट डिलेइंग इट फर्दर चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। Hello and welcome to Only IAS. My name is Nidhi and I have secured rank 286 in Civil Services Examination 2020. Today we'll start with the Mauryan Age. Till now we have studied about Harappan civilization, Vedic phase and later Vedic phase. In the later Vedic phase, we saw how the introduction of iron led to settlement of people, it led to increase in the importance of territory, it led to development of state machinery और उसी के ऊपर बिल्ड होगा महाजनपदास। तो हम स्टार्ट करेंगे महाजनपदास से आज। देखिए मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ किस तरीके से लेटर वैदिक फेज में आयरन के इंट्रोडक्शन से किस तरीके से जोग्राफिकल एक्सपेंशन हुआ, किस तरीके से एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस। देखिए एग्रीकल्चर अगर ग्रो करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लैंड का जो है इम्पोर्टेंस वो इंक्रीज हो जाएगा और लैंड जैसे ही इम्पोर्टेंट बनेगी वहाँ पे स्टार्ट होगी स्टेट फॉर्मेशन। लैंड की इम्पोर्टेंस बढ़ने से जो वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था वो भी इंक्रीज होने लगा था, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम से ट्रेड की इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी और क्योंकि ट्रेड होने लगा था तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ करेंसीज का। हम देखेंगे किस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म के आने के बाद पंच मार्क्ड कॉइन्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है फ्रॉम द एरा ऑफ लेटर वैदिक फेजेस टिल इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्योंकि अब ट्रेड इंक्रीज होगा तो उसके अराउंड सिटीज़ और टाउन्स बनने लगेंगे, सिटीज़ और टाउन्स बनने लगेंगे तो वहाँ पे स्टेट का जो है ग्रोथ होने लगेगा। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें महाजनपदास की तो इट वाज अराउंड 600 BC टू 400 BC। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो वाला फेज था जहाँ पे जनपदास का जो साइज है वो इंक्रीज कर गया, क्योंकि टेरिटरी का जो एक्सपेंशन होने लगा था उसकी वजह से महाजनपदास का फॉर्मेशन। हमने वैदिक फेज में देखा कि वो इंडस रिवर के अराउंड सेटल हुए, लेकिन लेटर वैदिक फेजेस में हमने मैप के हेल्प से देखा था किस तरीके से जो एक्सपेंशन हुआ जोग्राफिकली टिल गंगा वैली एंड उसके बाद वो इमर्ज हुआ सेंट्रल एमपी रीजन तक। हमने देखा किस तरीके से जोग्राफिकली एक्सपेंशन हुआ फ्रॉम वैदिक फेजेस टिल लेटर वैदिक फेजेस टिल द इमर्जेंस ऑफ महाजनपदा। अब जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है हम देखते हैं कि वैदिक फेज का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था ऋग्वेदा, लेटर वैदिक फेज का इंफॉर्मेशन था सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। महाजनपदास का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है अंगुतार निकाय महावस्तु। ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और इसके अलावा कुछ जैनिज्म टेक्स्ट में भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ है। हम देखेंगे किस तरीके से जो मल्टीपल जनपदास थे, अंगा उसकी कैपिटल थी चंपा, के अलावा कौशल, उज्जैन, अवंती
ये जो सब मल्टीपल महाजनपदास थे, ये आपस में फाइट करते और किस तरीके से उसमें से मगध की जो प्रीमेसी है, जो हेजेमनी है, वो क्रिएट होगी। वो क्रिएट क्यों होगी? उसके पास सर्टेन मटेरियल एडवांटेजेस होते हैं, जैसे आयरन, उसकी जो कैपिटल होती है राजगीर, विच लेटर शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, और उसके बाद वहाँ पे होते हैं एलिफेंट्स। इन सब कारणों की वजह से मगध को एक मटेरियल एडवांटेज मिल जाता है और उसके बाद वो एक्सपैंड होता है, और इसलिए जो मगध है उसकी सुप्रीमेसी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। मगध डिस्प्ले टेंडेंसी एंड पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एम्पायर। देखिए, हमने बात करी किस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म के आने से जो महाजनपदा उनका काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ, और वो क्यों होता है। हमने देखा वैदिक फेजेस में ब्राह्मणास की सुप्रीमेसी जो है वो क्रिएट हो गई थी। उसी हेजेमनी को, उसी नेक्सस को ब्रेक करने के लिए वेश्यास ने देखा कि हम किस तरीके से सोसाइटी में अपनी जगह बना सकते। देखिए, दिस वुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर द राइज ऑफ और द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म ओरिजिनेट हुए, और इस तरीके का जो मटेरियल कल्चर था जो इमर्ज हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म के आने से। मटेरियल कल्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आयरन और वेपन्स, आर्म्स एंड वेपन्स का यूज़ होने लगा था, जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। ट्रेड की वजह से कॉइन्स का इमर्जेंस हुआ। अब आप देख सकते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसकी वजह से अर्बन सेंटर्स का जो है डेवलपमेंट ने देखा था वैदिक फेजेस में। जो है अभी भी जो एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल को फॉलो किया जा रहा है, एस्टोरलिस्ट लाइफस्टाइल के बारे में हम ट्रीट किया था। सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही उससे पहले अर्बन सिविलाइजेशन थी, लेकिन उसके बाद वो ट्रेमेंडसली चेंज हो गया था। धीरे धीरे जो अर्बन सेंटर्स हैं वो महाजनपदास के टाइम पे ओरिजिनेट होते हैं, एंड फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन्स इज ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम दिस पीरियड, और उनको बोला जाता था पंच मार्क कॉइन्स। यहाँ पे लार्ज स्केल यूज ऑफ आयरन टूल्स भी देखा गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर उससे स्प्रेड हुआ। और जो पोट्री का टाइप है जो इस फेज के साथ एसोसिएटेड है वो है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी। आपको ध्यान रखना है कि इस फेज के साथ कौन सी पोइट्री एसोसिएटेड है। देखिए, हमने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। जो राइटिंग है वो अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं फ्रॉम दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो राइटिंग का इमर्जेंस है वो लेटर वैदिक फेजेस में स्टार्ट होता है, और प्री मौर्यन एज या फिर एज ऑफ महाजनपदास में जो स्क्रिप्ट इमर्ज होती है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब अगर हम कुछ और फीचर्स की बात करें प्री मौर्यन एज की, तो टैक्सेशन की वजह से स्टेट की वेल्थ जो है काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। इवन प्रोस्टिट्यूशन भी सिटीज़ में अपीयर कर गए। विमेन का पोजीशन डिक्लाइन करते करते फ्रॉम लेटर वैदिक फेज फर्दर डिग्रेड हो गया था इन महाजनपदास एज, एक्सेप्ट इन बुद्धिस्ट एंड जैन ऑर्डर्स, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म ने काफ़ी ज़्यादा अलाउ किया था विमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए। वी सॉ इन लेटर वैदिक फेज हाउ द वर्ना सिस्टम गॉट इंट्रेंच्ड इन द सोसाइटी। अब वर्ना सिस्टम के भी बाद फर्दर जो कास्ट हैं, सब कास्ट, वो इमर्ज होने लग जाते हैं, और जो अनटचेबल्स की कंडीशन है वो फर्दर खराब हो जाती है। हम देखेंगे किस तरीके से गुप्ता पीरियड में भी जो नंबर ऑफ अनटचेबल्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इवन दे वर नेम्ड एज चांडालास, और उनको विलेज के बाहर रहने को बोल दिया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द 16 महाजनपदास। जो महाजनपदास थे वो ईदर मोनार्किकल थे या वो रिपब्लिकन थे। तो एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं मोनार्की और रिपब्लिक में। मोनार्की में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हेरिडिटरी बेसिस पे डिसाइड होता है, जबकि रिपब्लिक में क्या होता है कि वो लोगों के द्वारा चूज किया जाता है। आप ये डिफरेंस देख सकते हैं ब्रिटेन और इंडिया में। इंडिया में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट हमारे कौन है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट कौन चूज करते हैं, इज चोजन बाय द पीपल इनडायरेक्टली थ्रू द सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। जबकि ब्रिटेन में हमने देखा है जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्की है और वो हेरिडिटरी बेसिस पे चलते हैं। अब जो इसमें कुरु, पज्जी, मल्ला, पांचाल, कंबोज, ये सब रिपब्लिकन स्टेट्स थे, और उनके पास गण परिषद
एज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द स्टेट होती हैं। अब गण परिषद क्या होते हैं, ये एक असेंबली होती है सीनियर्स की। बेसिकली जिस तरीके से आप देखते हैं पंचायत सिस्टम, वहाँ पे जो सरपंच होते हैं या फिर पांच बड़े लोग, 5 एल्डर पीपल, दे कंप्राइजेस दिस पंचायत सिस्टम, और वही मेजर जुडिशियल डिसीजंस लेते हैं। हालांकि उनका स्टेटस अब आजकल काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गया है बिकॉज ऑफ देयर सोशली इररिस्पॉन्सिबल डायरेक्टिव्स दैट दे हैव गिवन, कि लड़कियां जो हैं जीन्स नहीं पहन सकती हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं। तो काफ़ी सारा हमने ऑनर किलिंग भी देखा है हरियाणा जैसे स्टेट्स में। अब आप ये एक बार मैप देख लीजिए कि जो कौन से महाजनपदास हैं वो किस ज्योग्राफी में उनका लोकेशन है, उनकी क्या कैपिटल्स हैं, और वो प्रेजेंट डे कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे काम्बोज की, तो उसकी कैपिटल है राजपुर। तो ये आज प्रेजेंट डे में कुछ पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर में है और कुछ बाकी का अफगानिस्तान में। आप एक बार फिर से मैप को देखिए और रिलेट करिए। ये है काम्बोज, ये प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर में ये प्रेजेंट है। फिर अगर हम बात करेंगे अशमक महाजनपद की, तो उसकी कैपिटल है पोटना, और ये जो है गोदावरी नदी पर सिचुएटेड है। पैठान इसकी कैपिटल को बोला जाता है, ये एक जगह है महाराष्ट्र में, तो भी आप फिर से मैप पे देख सकते हैं। ये है अशमक इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, तो ये कौन सी नदी पे है, गोदावरी। अब अगर हम बात करेंगे वत्सा की, उसकी कैपिटल है कौशंबी, ये लोकेटेड है सेंट्रल मालवा रीजन में, या फिर बाकी के एरियाज ऑफ एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। जो वत्सा है इसकी कैपिटल जो है वो इलाहाबाद से 64 किलोमीटर्स पे लोकेटेड है। कौशंबी जो है वो यमुना नदी के बैंक पर है। नेक्स्ट इज अवंती, अवंती की कैपिटल है उज्जैन। अब इसमें 2 कैपिटल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। उज्जैनी को नॉर्दर्न कैपिटल माना जाता है और जो महिष्मती है वो साउदर्न कैपिटल है। हम आगे रीड करेंगे कि किस तरीके से जो अवंती के किंग होते हैं, जो प्रद्योत, काफ़ी सारी आप स्टोरीज पढ़ते हैं, उनमें उनके काफ़ी सारे किस्से बताए गए हैं। उनके जो रिलेशंस हैं वो उडाइन के साथ भी होते हैं, द रूलर ऑफ वत्सा। अब नेक्स्ट है शुरासना, और उसकी कैपिटल है मथुरा। मथुरा आपको पता ही है, नियर आगरा इन यूपी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा अनइवन रोड्स हैं, एक्सेसिव डस्ट है, विशियस डॉग्स एंड यक्षास, ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं। हमें ये देखिए मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के टेक्स्ट हैं जहाँ पे इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो उन्हीं के थ्रू हम जो है हिस्ट्री महाजनपदास की वो कंस्ट्रक्ट कर। देखिए ये यादव क्लैन से बिलोंग करते हैं, जिसके साथ कृष्ण भगवान को भी एसोसिएट किया जाता है कि वो इस क्लैन से बिलोंग करते थे। शेरडी, शेरडी की कैपिटल है शुक्तिमती, ये जो है ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में। फिर हम बात करेंगे मल्ला की, मल्ला जो है की कैपिटल है कुशीनारा या पावा। अब ये जो महाजनपदा है ये नॉन मोनार्किकल है, बेसिकली यहाँ पे हेरिडिटरी बेसिस पे किंग नहीं डिसाइड होते थे। कुशीनारा को जो है, जो एक कासिया जगह करके है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, उससे भी आइडेंटिफाई किया जाता है। और पावा जो है वो पॉसिबली जो आज की जगह एक है पावापुरी, उसके साथ उसको एसोसिएट किया जाता है इन पटना डिस्ट्रिक्ट। दैट मीन्स जो मल्ला है वो बिहार में है, प्रेजेंट डे बिहार में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें कुरु की, तो कुरु की जो कैपिटल है हस्तिनापुर। आप जो पढ़ते हैं कौरवास, बेसिकली उन्हीं के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है, जिसके बारे में हम रीड करते हैं महाभारत के थ्रू। कौरवास और पांडवास की जो फाइट होती है, और ये लाई करता है दिल्ली मेरठ रीजन में। और यहाँ पे भी किस तरीके की पॉलिटी थी, बेसिकली ट्राइबल सिस्टम था, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, अर्बन सेंटर्स नहीं थे, काफ़ी ट्राइब या प्रिमिटिव लाइफस्टाइल यहाँ पे देखा गया है। अब जो वेस्टर्न पांचाल है उसकी कैपिटल है अहिछत्रा। अगर हम साउदर्न पांचाल की बात करें तो काम्पिल्य उसकी कैपिटल है। ये प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे भी ट्राइबल पॉलिटी हमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करेंगे मत्स्या की कैपिटल है विराट नगरी, और ये आज के जयपुर, भारतपुर, अलवर
रीजन ऑफ राजस्थान में सिचुएटेड है। यहाँ पर भी ट्राइबल पॉलिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वी कैन सी वज्जी और उसकी कैपिटल है विशाली। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये नॉर्थ ऑफ गंगा से लेके नेपाल के हिल्स तक इसका जो है जोग्राफिकल एक्सपेंशन था। देखिए 8 क्लैंस के ग्रुप से ये बना हुआ है। 8 कुल, हमने कुल टर्म देखी थी कहाँ? वैदिक फेज में, वहाँ से ये टर्म ओरिजिनेट होती है। और हमने देखा कि किस तरीके से जो वज्जी महाजनपद है वो 8 कुल्स का, 8 कुल का एक ग्रुप है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो है विदेहंस, लिच्छवीज, जनात्रिकाज या वृजीज। ये इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। हम बाद में देखेंगे किस तरीके से जो मगध एम्पायर जब इमर्ज होता है, किस तरीके से मैरिज अलायंसेस के थ्रू वो इनके साथ इनको कंट्रोल कर लेते हैं, वज्जी रीजन को। अब ये भी एक नॉन मोनार्किकल स्टेट है। ये जो महाजनपद है ये महावीर और गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में फ्लरिश हुआ। नेक्स्ट इज गांधार, उसकी कैपिटल है तक्षशिला। ये जो है काबुल वैली तक एक्सटेंड करता है। जो गांधार किंग थे पुक्कू सती, वो बिंबिसार के साथ काफी ज्यादा गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे। इवन वो बुद्धा को देखने पैदल चले आए थे। ग्रीक हिस्टोरियन हीरोडोटस हमें बताते हैं कि जो गांधार था वो 20th प्रोविंस था, आर्किमेनिड एम्पायर ऑफ पर्शिया। हमने देखा किस तरीके से जो पर्शियन एम्पायर होता है, पर्शियन का एम्पायर, आर्किमेनिड एम्पायर, उसी का पार्ट होते हैं ये गांधार। उसी का 20th प्रोविंस गांधार को माना जाता है। नेक्स्ट इज अंग, उसकी कैपिटल होती है चंपा। ये प्रेजेंट डे बिहार में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मुंगेर, भागलपुर। और इसके ये भी काफ़ी ज़्यादा अपनी वेल्थ और कॉमर्स और ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट इज काशी। काशी की कैपिटल है बनारस। ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महाजनपद थे और इन्होंने भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया विदेहन मोनार्की का सबवर्जन करने में। बेसिकली उनके साथ जब फाइट हुई उन्होंने उसके ऊपर अपनी हेजेमनी क्रिएट कर ली। ये एक लीडिंग सेंटर ऑफ टेक्सटाइल। हम बनारसी साड़ी के बारे में आज भी रीड करते हैं और ये सिंस द टाइम ऑफ बुद्धा, बनारस हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग सेंटर ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। देखिए आपने देखा होगा बुद्धिस्ट मॉन्क को वो ऑरेंज सा रोब एक पहनते हैं। माना जाता है कि वो यहीं से ही उसका जो है ओरिजिन है, यहीं पर वो मेजरली मैन्युफैक्चर किए जाते थे। फिर नेक्स्ट है कोशल। कोशल की कैपिटल है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है नियर अयोध्या, बेसिकली ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर सरयू, सरयू नदी पे ये सिचुएटेड है। अगर हम पर्टिकुलरली श्रावस्ती की बात करें तो ये जो है गोंडा के बॉर्डर्स पर है। आप ये देखेंगे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में, गोंडा और बहरेच, इन डिस्ट्रिक्ट्स के पास है। और ये तीनों इम्पोर्टेंट कोशलन सिटीज़ थी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इन द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ कोशल, टू वेल्थ एंड कॉमर्स ऑफ कोशल। काफ़ी ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन था इन तीनों सिटीज़ का। फिर नेक्स्ट है मगध और उसकी कैपिटल है राजगीर और लेटर ऑन जो उसकी कैपिटल होती है वो है पाटलिपुत्रा। ये आज के प्रेजेंट डे पटना और गया डिस्ट्रिक्ट्स में सिचुएटेड है इन बिहार। और दोनों ही जो ये जगह हैं कौन कौन सी नदी के बैंक पर सिचुएटेड हैं? ये हैं गंगा और सोन। मगध में जो है ना वर्ना सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता था, इसीलिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो इसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर रखते हैं और जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं वो मगध को काफ़ी नीचे रखते हैं। अब देखिए दोनों ही ग्रुप्स जो हैं अपने अपने इंटरेस्ट को फर्दर कर रहे थे। ब्राह्मणास चाहते थे हमारी सुप्रीमेसी हो, जबकि बुद्धिस्ट काफ़ी जो फॉरवर्ड लुकिंग थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस सिस्टम को, वर्ना सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, बोला कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी स्प्रेड कर रहा है, तो उसने उसको क्रिटिसाइज़ किया। एक बार मैप में फिर से इनको देख लीजिए कौन कौन सी महाजनपदास किस रीजन में सिचुएटेड है। अंगा, मगध, वत्सा, अवंती, शेटिया, काशी, मल्ला, कोशल, पांचाल, कुरु, शुरासेना, मत्स्य। आपको मेजरली इनकी कैपिटल्स याद रखनी है। अगर किसी का कोई इम्पॉर्टेंट फीचर है तो उसको याद रखना है। और प्रेजेंट डे कौन सी जोग्राफिकल लोकेशन में ये सिचुएटेड हैं ये आपको ध्यान रखना। ज़्यादातर ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है
और मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है किस तरीके से सोसाइटीज़ जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं, किस तरीके की सोसाइटी है, पॉलिटी किस तरीके की है, इकोनॉमी किस तरीके की है। तो उस पे आपको मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा फोकस करना है और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद रखना है। इन सभी के आप कैपिटल्स याद कर सकते हैं और इनका जोग्राफिकल लोकेशन जो है आप देख सकते हैं कि आज कौन सी जगह पे सिचुएटेड है। जैसे अशमक की हमने बात करी तो वो महाराष्ट्र में है। महाजनपदास के आने के बाद हमने देखा था मटेरियल कल्चर का जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया था। इस तरीके से ट्रेड जो है एक्सपैंड हो गया था। जोग्राफिकली जो है महाजनपदास काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर गए थे। कॉइन्स का इमर्जेंस हो गया था, पंच मार्क्ड कॉइन्स बनने लगे थे और उसी की हेल्प से एग्रीकल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस वहाँ से हमें मिलने लगी थी। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्शन जो है जितनी नीड है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। प्रोड्यूस अगर ज़्यादा होगा तो आप उसको बार्टर के बजाय आप उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। और उसी के थ्रू आप देखेंगे कि एक स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट जो है वहाँ पे इमर्ज होने लगे। हमने देखा था वैदिक फेजेस में काफ़ी सिंपल जो क्राफ्ट्स हैं वो प्रेवलेंट थे सोसाइटी में, लेकिन लेटर वैदिक फेजेस में हमने देखा था कुछ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स जो हैं इमर्ज होने लगे थे, जैसे ज्वेलरी मेकिंग। और उसके भी बाद महाजनपदास के टाइम पे क्राफ्ट्स जो हैं और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे क्योंकि अर्बन सेटलमेंट्स आने लग गई थी। अब देखिए ज़्यादातर अर्बन सेटलमेंट्स में मर्चेंट्स और आर्टिसंस ही रहते थे। अब जो आर्टिसंस थे उनका जो गिल्ड का नाम था वो था सार्थ। एक बार बाकी की जो दो इंपॉर्टेंट गिल्ड्स हैं ट्रेडर्स और मर्चेंट्स की वो भी हम देख लेते हैं। वी सॉ इन द फर्स्ट स्लाइड। जो क्राफ्ट्समैन का गिल्ड है उसको बोला जाता है श्रेणी, जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन है उसको बोला जाता है सार्थ, और जो कॉइन के इशूइंग जो बैंकर है, जो बैंकर कॉइन इशू करता है उसको बोला जाता है श्रेष्ठी या सेठी। तो आप ये टर्म्स जो हैं ध्यान रखिए, इनको याद कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू ट्रेड एंड क्राफ्ट्स, ये जो क्राफ्ट्स थे ये हो गए थे हेरिडिटरी। जैसे अगर कोई ज्वेलरी मेकिंग पर्सन है तो उसका बेटा भी ज्वेलरी ही बनाएगा। हम देखते हैं कि जो एक कम्युनिटी है जैसे सुनार, लोहार, इस तरीके की जो कम्युनिटीज़ हैं हमने देखी हैं कि तो वो जनरेशन बाय जनरेशन इसी क्राफ्ट को बनाते जाते हैं, इसी पर्टिकुलर एक आइटम को, इसी के ऊपर उनकी एक स्पेशलाइजेशन होती है, उसी को वो प्रोपेगेट करते हैं। अब जो ज़्यादातर सिटीज़ थी उस समय वो रिवर के बैंक्स पर सिचुएटेड थी। हमने देखा कि जो मोस्टली महाजनपदास थी उनकी जो कैपिटल्स थी वो ज़्यादातर नदी के किनारे थी, क्योंकि वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट करना है लोगों को थ्रू रिवर मोड या अपने सामान को थ्रू रिवर मोड वो काफ़ी इजी था। इसीलिए जितनी भी जो सेटलमेंट्स हुई वो ज़्यादातर रिवर के अराउंड ही हुई। इवन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो भी इंडस रिवर के अराउंड ही सिविलाइज हुई। जितनी भी बाकी की सिविलाइजेशंस हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस, तो हमने देखा है कि हमेशा ही रिवर के अराउंड वो सेटलमेंट्स फ्लरिश की हैं, वहीं पे प्रॉस्पर की हैं। अब ट्रेड के थ्रू यूज़ ऑफ मनी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। आप इनके नाम देख सकते हैं कि जो कॉइन्स का नाम क्या यूज़ होता था वहाँ पे। उनका नाम था निष्का और सतमाना। ये इनका मेंशन सिर्फ वैदिक टेक्स्ट में है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें नहीं मिला है कि जिसके थ्रू हम अप्रोप्रिएटली पता लगा सकें कि किस जगह से हमने इनको आर्कियोलॉजिकली देखा है कि इस तरीके से ये दिखते हैं। इनका सिर्फ नेम मेंशन है वैदिक टेक्स्ट में, कोई हमारे पास एज सच एविडेंस नहीं है। अब जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था आयरन के आने के बाद। काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टूल्स उससे बनने लगे थे, जैसे एक्स, नाइव्स, रेजर्स, नेल्स, सिकल। आपने देखा होगा कि हम आज भी वो सिकल यूज़ करते हैं, इस तरीके की जो वो होती है क्रॉप्स को काटने के लिए। तो इस तरीके से जो ये सब वेपन्स थे, ये सब जो आयरन टूल्स थे, उनकी वजह से एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और ईजी हो गया था। फिर अगर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो बार्ले, कॉटन, पल्सेस, मिलेट्स, शुगर केन, इस तरीके से स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी काफ़ी सारी क्रॉप्स का लेटर वैदिक फेज से स्टार्ट हो गया था और महाजनपदास के टाइम पे भी वही कंटिन्यू हुआ। पैडी का ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ही उसको उगाया जाता था। हम आज भी उसी प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं। टैक्स किस तरीके से था? उस समय 1/6 जो आपकी फार्म प्रोड्यूस है वो आपको एज ए टैक्स देना होता था।
कोई इंटरमीडिएट लॉर्ड्स नहीं होते थे, डायरेक्टली आपको स्टेट ट्रेजरर को वो सबमिट करना होता था। जो रिच पीजेंट्स थे उनको बोला जाता था गृहपतिस। एक और टर्म है यहाँ पे वैसा, वो किस लिए यूज होती है? मर्चेंट स्ट्रीट के लिए ये जो वैसा टर्म है वो यूज होती है। एक टैक्स के लिए जो टर्म है वो है बाली साधक। वो जो है कंपल्सरी टैक्स, बेसिकली बाली। हम बाली आपने देखा होगा सैक्रिफाइसेस के लिए भी यूज की जाती है ये टर्म। तो इसी तरीके से यहाँ पे कंपल्सरी टैक्स के लिए यूज की गई है बाली। ये पीजेंट से ली जाती थी और वेश्यास से। तो बाली साधकास वो हैं जो इस कंपल्सरी टैक्स को कलेक्ट करते थे। अब यहाँ पे विलेजेस का भी क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। इसको 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस में क्लासिफाई किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें बहुत सारी कास्ट और कम्युनिटीज एक साथ रहते थे और उसका जो हेड होता था वो होता था भोजक। जो दूसरे तरीके का गांव है वो ना तो रूरल था ना प्रॉपरली अर्बन था, एक मिडिल पाथ वहाँ पे था, बेसिकली सब अर्बन टाइप ऑफ विलेज दैट वाज। और वो ज़्यादातर क्राफ्ट्समैन से ही डोमिनेट होता था और वो रूरल और अर्बन को लिंक करता था। जो तीसरे तरीके के विलेजेस हैं उसमें बेसिकली क्या बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी अबाउट चांडलास कि उनको विलेजेस के बाहर रहने को बोल दिया गया था। सिमिलरली इसी तीसरे तरीके के विलेज में जो है वो उनको बेसिकली गांव से बाहर जो विलेजेस, उस पर्टिकुलर सेटलमेंट के बाहर जो विलेजेस होते थे, कंट्री साइड बेसिकली, वहाँ पे कौन से लोग रहते थे? फाउलर्स, हंटर्स। वो इस तरीके के जो है डिग्रेडेड काम में इन्वॉल्व हैं, इसलिए उनको बोला जाता था आप गांव के बाहर रहिए। और उनके जो लाइफस्टाइल था वो भी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड था, क्योंकि ज़्यादा मनी उनके पास नहीं होता था, ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल वो नहीं जीते थे। तो इस तरीके का स्टेटस उनका था, इक्विवेलेंट टू अनटचेबल्स। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन ड्यूरिंग महाजनपदास पीरियड। तो राइटिंग काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी और इवन बुक कीपिंग की, ट्रेड, टैक्सेशन, आर्मी के लिए आज हम देखते हैं कि हमने इसको इतने पैसे दे दिए, इतने हमें वापस लेने हैं। तो इस तरीके से ट्रेड के लिए जो है बुक कीपिंग वो यूज़ होने लगी थी। इवन फॉर टैक्सेशन कि वी हैव लिवाइड दिस मच टैक्स ऑन यू। तो इस तरीके से जो है राइटिंग काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई। और जो लोअर वर्नास का हमने स्टेटस ऑलरेडी देखा, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस उनके अगेंस्ट किए जाते थे। उनको विलेज में भी रहने नहीं दिया जाता था, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस उन पर लिवाई किए जाते थे। तो काफ़ी उनका लाइफस्टाइल जो है वो बैकवर्ड टाइप था। काफ़ी सारे पनिशमेंट्स उनके ऊपर किए जाते थे। नाउ कमिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी मेंटेन्ड बाय द महाजनपदास। वी सॉ इन द वैदिक फेज कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी इन लेटर वैदिक फेजेस एज। तो यहाँ से स्टार्ट होती है एक स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करना। एक आर्मी का जो डेवलपमेंट होता है वो महाजनपदास के टाइम से होता है, क्योंकि जो टेरिटरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई थी। अब उन टेरिटरीज को सिक्योर करने के लिए आर्मी का यूज़ जो है वो इंक्रीज कर गया था। आपने रीड किया होगा काफ़ी सारी जातकास। जातकास क्या होती हैं? जातकास आर स्टोरीज ऑफ प्रीवियस लाइव्स ऑफ बुद्धा। ये आपने देखा होगा इस तरीके की स्टोरीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अजंता और एलोरा की केव्स में भी दिखाया गया है। एंड इवन इन मेनी अदर मुराल पेंटिंग्स में भी इसका डिस्क्रिप्शन है, किस तरीके से जातका पेंटिंग्स में बताया जाता है बुद्धा की प्रीवियस लाइफ के बारे में। और उसी में बताया गया है कि किस तरीके से जो लैंड ग्रांट्स हैं किंग्स के द्वारा या फिर रिलीजियस लीडर्स के द्वारा, और उन्हीं जातका स्टोरीज में बताया गया है किस तरीके से लैंड ग्रांट्स दी जाती थी जो रिलीजियस लीडर्स होते थे। ब्रह्मदेया के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लेटर वैदिक एज में। जो ब्राह्मणास को लैंड दी जाती थी उसको बोलते थे हम ब्रह्मदेया। सिमिलरली जब बुद्धिज्म का ओरिजिनेशन हुआ तो किंग्स उनको जो है लैंड देने लग गए थे। तो इसी का डिस्क्रिप्शन जो है जातकास में हुआ है। जो किंग है वो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है। ही वॉज द सेंटर ऑफ पावर, ही वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्हीं के अराउंड सारी जो पावर्स हैं वो डिस्क्राइब की हुई हैं और वो सपोर्ट किए हुए हैं। और उनके सपोर्ट में काफ़ी सारे ऑफिशियल्स हैं। उनके एक बार नाम देख लीजिए। महामात्रास जो कि एक मंत्री का फंक्शन दिया हुआ है, मंत्रीन वो है तो बोला जाता है मिनिस्टर। नेक्स्ट इज सेना नायका हु इज कमांडर ऑफ मिलिट्री। देन वी सी अबाउट
वी रीड अबाउट जज एंड चीफ अकाउंटेंट। आयुक्ता भी एक टर्म है जो ऑफिसर्स के लिए यूज की जाती है ड्यूरिंग महाजनपदास पीरियड एंड इवन ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। अब विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? तो वहाँ पे जो विलेज हेडमैन हैं उनके लिए वेरियस टर्म्स यूज की गई हैं, लाइक ग्राम भुजक, ग्रामिणी या ग्रामिका। तो दे वर द विलेज हेडमैन हु लुक्ड आफ्टर देयर विलेजेस। अब यहाँ से हमने देखा कि ऑलरेडी एक लार्ज प्रोफेशनल और एक परमानेंट आर्मी का जो है स्टार्ट होता है फ्रॉम दी महाजनपदास। नाउ विल स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्पायर, मगध एम्पायर। जो बाकी के महाजनपदास थे लाइक काशी, कौशल, मगध, वज्जी, ये सारे कॉन्फेडरेसी जो हैं वो आपस में फाइट करते रहे फॉर अबाउट 100 years। बट लेटर ऑन जिसकी सुप्रीमेसी बनी, जो विक्टोरियस इमर्ज हुआ, वो था मगध एम्पायर एंड इट बिकेम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन देयर मस्ट बी सर्टेन स्पेसिफिक रीजंस जिसकी वजह से मगध की जो सुप्रीमेसी है वो क्रिएट हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि जिसकी वजह से मगध की सुप्रीमेसी क्रिएट हुई वो है स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे राजगीर और पाटलिपुत्र, तो सबसे पहले जो कैपिटल थी वो थी राजगीर। राजगीर 5 हिल्स से सराउंडेड है। तो बेसिकली इट वाज इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मीनिंग कि कोई भी जो बाकी के इन एंड अराउंड उसके जो महाजनपदास थे वो उसके पोर्ट तक इजीली पहुंच नहीं सकते। तो उसका एक उसको एडवांटेज मिला। नाउ कमिंग टू पाटलिपुत्रा, वो गंगा और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस पे उन्होंने एक फोर्ट बनाया। उसको भी पहुंच पाना काफी डिफिकल्ट था। तो इस तरीके की ज्योग्राफिकल एडवांटेज मगध एम्पायर के पास थी। अब रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि जो रिवर बैंक पर ही दोनों सिचुएटेड हैं और जो एम्पायर है वहीं पे एक्सपेंड हुआ है। तो एम्पायर अगर रिवर बैंक पे एक्सपेंड करेगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलुवियल सॉइल होगी विच इज़ वेरी फर्टाइल। तो अगर फर्टाइल सॉइल होगी तो एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। अगर एक्सपैंड करेगा तो ट्रेड जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके का एक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मगध के पास था। देन कमिंग टू रिसोर्सेज, तो आयरन जो है, आयरन और इजीली एक्सेसिबल था। क्योंकि जो रिवर्स का जो कॉन्फ्लुएंस हमने देखा गंगा और सोन, तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान था टू मगध एम्पायर। और आयरन की वजह से ही जो अवंती है, उज्जैन जिसकी कैपिटल है, वो एम्पायर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि एमपी में आपने देखा है आयरन ओर होती हैं। आयरन ओर अगर उसके पास भी थी तो उसके पास भी एडवांटेज था। इसी वजह से अवंती ने जो है सबसे ज्यादा चैलेंज किया मगध एम्पायर की सुप्रीमेसी को। अवंती वाज लास्ट वन जो मगध एम्पायर में मर्ज हुआ। अब बात करें अगर एलिफेंट्स की, तो एलिफेंट्स भी काफी ज्यादा एक्सेसिबल थे क्योंकि फॉरेस्ट थे तो एलिफेंट्स होंगे और उनका काफी ज्यादा यूज होने लगा था वॉर्स में। देन काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव एटीट्यूड था मगध सोसाइटी का कंपैरेटिवली अदर महाजनपदास। वी ऑलरेडी रेड अबाउट वहाँ पे जो वर्ना सिस्टम है वो नहीं प्रेवलेंट था। हमने देखा कि इस तरीके से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उसको काफी ज्यादा हाई प्लेस पे रखा है जबकि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में उसको काफी ज्यादा नीचे दिखाया गया है। तो इस तरीके का जो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड भी था वो भी मगध एम्पायर में आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें लीडर्स और रूलर्स किस तरीके के थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बिंबिसार एंड देन वी कम टू टॉक अबाउट अजात शत्रु। तो दोनों ने ही पॉलिसी ऑफ एग्रेशन को फॉलो किया जिसकी वजह से उन्होंने अपने एम्पायर को ज्योग्राफिकली, टेरिटोरियली और हर तरीके से इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड, क्राफ्ट्समैनशिप, हर तरीके से उन्होंने एक्सपैंड किया मगध एम्पायर। तो इस तरीके के जो एडवांटेज थे वो मगध एम्पायर के पास थे और उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपैंड कर लिया और मगध एम्पायर की सुप्रीमेसी जो है क्रिएट हो गई। मगध एम्पायर को रूल करने वाली सबसे पहली डायनेस्टी थी हरियनक डायनेस्टी। उसके सबसे पहले रूलर थे बिंबिसार। बिंबिसार जो थे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध थे एंड ही वाज आल्सो अ पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। जबकि उनका कोई लीनिएज जो है बुद्धिस्ट सोर्सेज में कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है। अब सबसे पहली जो कैपिटल थी मगध एम्पायर की वो थी राजगीर। उसका दूसरा नाम है
गिरिवराज। व्हाट इज इट? गिरिवराज। बिंबिसार को जो है सैन्य भी बोला जाता है। सैन्य किस लिए? क्योंकि उनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी थी और वहीं से स्टार्ट हुआ था स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करना। अब देखिए, बिंबिसार ने ना सिर्फ पॉलिसी ऑफ एग्रेशन और वायलेंस को फॉलो किया, बल्कि मैरिज अलायंसेस को भी उन्होंने काफी ज्यादा फॉलो किया और इसी की हेल्प से उन्होंने कौशल और वज्जी दोनों को अपने हिस्से में कर लिया था। उनकी 3 वाइफ होती हैं। जो फर्स्ट वाइफ होती हैं वो होती हैं कौशल किंग की डॉटर और प्रसन्नजीत की बहन। अगर उनकी सेकंड वाइफ के बारे में बात करोगे तो वो होती हैं चेलना। वो हैं लिच्छवी प्रिंसेस फ्रॉम विशाली। वज्जी की ही कैपिटल है विशाली और उन्हीं के साथ वो शादी कर लेते हैं चेलना के साथ। उनकी जो थर्ड वाइफ हैं वो हैं डॉटर ऑफ मद्रा क्लैन ऑफ पंजाब। तो ये 3 वाइफ्स थी उनकी। ये सिर्फ उन्होंने अपने किंगडम को जो है एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने इस तरीके से शादियां की एंड कौशल और वज्जी के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया। इस तरीके से मगध एम्पायर की सुप्रीमेसी जो है यहीं से क्रिएट होने लगी। हमने देखा किस तरीके से मगध एम्पायर का जो बिगेस्ट एनिमी था वो था अवंती। अवंती की कैपिटल है उज्जैन। अवंती उसका बिगेस्ट एनिमी किस लिए था? उसके पास भी आयरन ओर का एडवांटेज था अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटेंट रूलर्स लाइक प्रद्योत। तो बिंबिसार और अवंती, तो मगध और अवंती के बीच में काफी ज्यादा राइवलरी थी। तो बिंबिसार और प्रद्योत के बीच में शुरू में तो काफी ज्यादा इस तरीके से वॉर चलता रहा, लेकिन दोनों ने रियलाइज किया कि इस तरीके के वॉर से किसी को भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। दे वर बोथ इक्वली केपेबल, तो दे एंटर्ड इनटू अ फ्रेंडशिप, दे बिकेम एलाइज। तो जब प्रद्योत को जॉन्डिस हुआ, उन्होंने अपने पर्सनल फिजिशियन जीवाक को उज्जैन भेजा टू विन द फ्रेंडशिप ऑफ प्रद्योत। वी ऑलरेडी सॉ हाउ वज्जी एंड कौशला बिकेम पार्ट ऑफ मगध। अब उसके बाद बारी आती है अंगा की। तो ये तीनों किंगडम्स जो हैं तीनों ही मगध एम्पायर के पार्ट बन जाते और उनका नाम था सिंधिया। तो उन्होंने आर्मी को भी काफी ज्यादा मेंटेन करके रखा था। इवन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो भी काफी ज्यादा डेवलप हो गई थी। डेवलप मीनिंग काफी ज्यादा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है हो गया था, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अगर हम स्टेट की बात करें तो एक बुद्धिस्ट लिटरेचर में बताया गया है कि 80,000 ग्रामिकाज उनके पास। ग्रामिकाज कौन होते हैं? विलेज हेडमेन्स। बिंबिसार को सक्सीड किया उनके बेटे अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अपने ही पिता को किल कर दिया एंड ही असेंडेड टू थ्रोन। उन्होंने भी बिंबिसार के जैसे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया और उन्होंने डिफीट किया कौशल और विशाली को। देखिए, आप धीरे धीरे देखिए कि किस तरीके से बिंबिसार ने ये पॉलिसी स्टार्ट की थी। उन्होंने 2-3 महाजनपदास को अपने अंडर कर लिया। अब यही सेम पॉलिसी अजातशत्रु ने भी कंटिन्यू रखी। ये जो इस तरीके की पॉलिसी ऑफ एग्रेशन है ना, ये अशोका के आने के बाद ही बंद होगी, जब वो कलिंगा वार में जाते हैं और फिर धम्मा पॉलिसी स्टार्ट करते हैं। बट तब तक ये पॉलिसी ऑफ एग्रेशन और वायलेंस ये कंटिन्यू रहेगा। जो बिंबिसार थे और अजातशत्रु थे दोनों ही बुद्धा के कॉन्टेम्परेरी थे। कॉन्टेम्परेरी का मतलब जिस एज में बुद्धा इस अर्थ पर थे उसी समय बिंबिसार और अजातशत्रु ने भी रूल किया मगध एम्पायर को। अगर इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें तो अजातशत्रु को बिल्कुल भी कोई भी रिलेशन की कोई परवाह नहीं थी। ऑल ही केयर्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। जो उनकी मदर थी ना, लिच्छवी प्रिंसेस फ्रॉम विशाली, तो उन्होंने वहां पर भी वॉर किया और उसको अपने मगध एम्पायर में मर्ज कर लिया। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद सक्सीड किया उदयन ने। तो महावंशा के अकॉर्डिंग एक श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है जिसका नाम है महावंशा। उसमें बताया गया है कि जो अजातशत्रु के बेटे थे उदयभद्र, उन्होंने ही 16 इयर्स के लिए रूल किया अजातशत्रु के बाद। उन्हीं का नाम है उदयन। तो उन्होंने जो है कैपिटल राजगीर से शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा में कर दी। पाटलिपुत्रा जहाँ पर हम देखते हैं कि गंगा और सोन नदी का जो कॉन्फ्लुएंस है वहां पर उन्होंने एक फोर्ट बनाया। अब जो लास्ट रूलर थे हरियाणक डायनेस्टी के वो थे नागदशक।
तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप याद रख सकते हैं। अब इस डायनेस्टी का कैसे एंड हुआ? ही वॉज ओवरथ्रोन बाय हिज अमात्य। अमात्य अगर हम बात करें तो क्या है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, दैट इज वाइसरॉय। एक बनारस के एक उनके मिनिस्टर थे, वाइसरॉय थे, उन्होंने ही उनके रूल को एंड किया। शिशुनाग जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। जो लास्ट रूलर थे हरियाणा डायनेस्टी के थे वो थे नागदशक। अब उनको किसने ओवरथ्रो किया? उनको किया उनके अमात्य, उनके वाइसरॉय, बनारस के उनके वाइसरॉय थे, उनका नाम था शिशुनाग। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट से, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इजीली हरियाणक्स के अगेंस्ट अपनी विक्ट्री हासिल कर ली थी। वी ऑलरेडी सॉ कि अजातशत्रु के टाइम पे उज्जैन के साथ फ्रेंडशिप हुई थी, अवंती के साथ, व्हेन किंग प्रद्योत वाज देयर, और उन्होंने अपने फिजिशियन को भी भेजा था वहाँ पे। लेकिन इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ शिशुनाग कि मगध ने फाइनली अवंती, उज्जैन को एनेक्स कर लिया। काफ़ी सारे अदर महाजनपदास जो हैं वो मगध एम्पायर के पार्ट बन गए थे। शिशुनाग ने फर्दर जो है अपनी कैपिटल को विशाली शिफ्ट किया। हमने देखा किस तरीके से पहले राजगीर से पाटलिपुत्र, नाउ शिशुनाग शिफ्टेड हिज कैपिटल टू विशाली, जहाँ पे जो उनके बेटे काल अशोक ने वापस से पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दी। काल अशोक के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने ही सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को होस्ट किया था इन 383 बीसी एट विशाली। शिशुनाग को सक्सीड करते हैं नंदास। नंदास के जो फर्स्ट रूलर होते हैं वो होते हैं महापद्म नंदा, हु वॉज फ्रॉम अ शूद्र लीनिएज। अब देखेंगे कि वो लीनिएज जो है उनकी वो शूद्रा से। अब देखिए ये भी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है मगध एम्पायर की, क्योंकि वो एक शूद्रा लीनिएज से वो एम्पायर को हेड करते हैं। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द नंदा डायनेस्टी मगध में। जो महापद्म नंदा होते हैं उनको एक रथ भी बोला जाता है। एक रथ मीनिंग सोल सोवरेन। आप उनकी ज्योग्राफी की अगर बात करें ना कि कहाँ कहाँ तक मगध एम्पायर को उन्होंने एक्सपैंड किया था, तो ही कंट्रोल्ड एंटायर एरिया बिटवीन रिवर ब्यास इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। आप इस मैप के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। देखिए काफी ज्यादा टेरिटोरियली उन्होंने एक्सपैंड कर दिया था मगध एम्पायर को, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बे ऑफ बंगाल से लेके रिवर ब्यास तक। पुराना जो है उनको डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास भी बुलाते हैं। एक बार देख लीजिए कौन कौन से किंगडम्स को उन्होंने ओवरथ्रो किया। इक्ष्वाकुस, पांचालास, काशी, हैयास, कालिंगा। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अश्मक, पुरुज, मैथिलास, शुरासेना, विटिहोत्रास एंड इवन पार्ट्स ऑफ मैसूर, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मैसूर इंस्क्रिप्शन ऑफ 12th सेंचुरी में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नंदा से पहले जो रूलर्स थे उनका टिल्ट था बुद्धिज्म के तरफ। जो महापद्म नंदा थे उनका इंटरेस्ट था टुवर्ड्स जैनिज्म। इवन उनके कोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का लर्निंग देखने को मिला है, जैनिज्म की तरफ एक झुकाव देखने को। काफ़ी सारे जैन मिनिस्टर्स थे उनकी कोर्ट में, जैसे कालपक, तकतकाल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट जो है वो जैनिज्म की तरफ था। अब जो नंदा थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर थे मगध एम्पायर के। एंड जो सबसे लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के वो थे धनानंद। ये जो फैक्ट्स हैं प्लीज़ इनको आप याद रखिए कि कौन सी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन से थे, फर्स्ट रूलर कौन से थे। इवन एक बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि जो विजयनगर एम्पायर है उसकी स्थापना किसने की? हरिहर एंड का। अब नंदास के बारे में हम एक कहानी रीड करते हैं कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब उन्होंने इंडस रिवर को क्रॉस किया तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उस रिवर को क्रॉस कर सकें। He heard a lot about Nandas, basically महापद्म नंदा। तो उन्होंने जो है तो he didn't dare to cross the Indus river। लेकिन उनके बाद जो भी नंदास ने रूल किया वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। इवन दे वर अनपॉपुलर अमंग द पीपल, लोगों का भी सपोर्ट नहीं था और इसीलिए जो नंदा डायनेस्टी है उसका डिक्लाइन हो गया और मौर्याज ने उनकी जगह ले ली। और मौर्याज जो साम्राज्य क्रिएट करेंगे इट वुड बी द लार्जेस्ट नाउ, कि अभी तक जितना भी एम्पायर ज्योग्राफिकली अगर हम देखेंगे बाद के रूलर्स का भी, इवन गुप्ताज,
तो उतना ज़्यादा ज्योग्राफिकली किसी भी एम्पायर ने एक्सपैंड नहीं किया था। हमने अब तक देखा कि हमारे डिस्कशन में जो मेनली बात चल रही थी वो ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया या साउदर्न इंडिया की हम जैसे संगम एज में रीड करेंगे, तो उसी के बारे में हमने ज़्यादातर चर्चा की। लेकिन जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे और उस वीकनेस की वजह से ही काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेशंस वहाँ पे होते हैं। और इवन टिल लेटर टाइम्स, इवन इन द मॉडर्न टाइम्स, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ही इकलौता ऐसा फ्रंटियर है। काफ़ी सारे इन्वेशंस हुए ड्यूरिंग many Muslim invasions and even before that these Iranian invasion, Greek invasions, तो इस तरीके से जो invasions होते हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से होते हैं। We already covered how the Mahajanpadas originated and how Magad Empire territory by overpowering multiple Mahajanpadas like Anga, Vishali, Koshala. However, ये सारा जो एक्सपेंशन हुआ वो नॉर्थ इंडिया में या फिर सेंट्रल रीजन में हुआ, लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहा। हमने देखा कि इनिशियल पीरियड में लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ सिविलाइजेशन एंड लेटर इट एक्सपैंडेड टू गंगा वैली रीजन एंड सेंट्रल रीजन। लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड एरिया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाजनपदास। वहाँ पे एक तो महाजनपदास थे लाइक गांधारा, वहाँ पे जो महाजनपदास थे वो थे गांधारा, काम्बोज एंड मद्रा, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया कि किस तरीके से बिम्बिसार की जो एक वाइफ थी वो भी डॉटर थी मद्रा क्लैन के किंग की। जो आर्किमेनिड एम्पायर था इट वाज एक्सपैंडिंग एट द सेम टाइम व्हेन महाजनपदास वर एक्सपैंडिंग। तो जो फाउंडर है आर्किमेनिड एम्पायर के, Cyrus II, he started invading the river in he started invading the region west of river Indus, जहाँ पर गांधार, काम्बोज और मद्रा जनपद थे। उन्होंने बिम्बिसार की रेन में बिम्बिसार के रेन में इस एरिया को इन्वेड किया। उनके जो ग्रैंडसन थे साइरस के ग्रैंडसन डारियस फर्स्ट, ही कॉन्कोर्ड पंजाब एंड सिंध। वो उससे पहले तो उन्होंने सिर्फ वेस्ट ऑफ रिवर इंडस में उन्होंने जो इन्वेजन किया, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग फर्दर, दे केम टू पंजाब एंड सिंध। एज अ रिजल्ट इंडो ईरानियन का जो ट्रेड था और जो उनका इन्फ्लुएंस था ईरानियन का लैंग्वेज पर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। हम देख लेते हैं इस तरीके से इंडियंस और ईरानियंस के कॉन्टैक्ट की वजह से कल्चरल कॉन्टैक्ट्स, इस तरीके से जो आर्किटेक्चर था, इस तरीके से जो आर्ट था, लैंग्वेज थी, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ। सबसे पहले अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो ईरानियंस के इन्फ्लुएंस से ही आती है क्रोष्टी स्क्रिप्ट, जो कि लेफ्ट से राइट लिखी जाती हैं, सिमिलर टू अरेबिक। हमने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो बोस्ट्रोफिडोन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की बात की गई है वो भी राइट से लेफ्ट की तरफ ही लिखी जाती है। तो जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है आप उसको देखेंगे वो अशोकन एडिक्ट्स पर, अशोकन इंस्क्रिप्शन पर पाई जाती है। इसके अलावा ईरानियन कॉइन्स भी मिलते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा इस रीजन से, की वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडियंस और ईरानियंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड जो है वो हो रहा था, वो ट्रेड जो है एक्सपैंड हो रहा था, दोनों ही रीजन्स प्रॉस्पर कर रहे। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, आर्किटेक्चर पर किस तरीके का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। जो मॉरियन आर्किटेक्चर होता है उसमें हमें ईरानियन इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलता है। जो बेल शेप कैपिटल है अशोकन एडिक्ट्स पे, वो जो है इन्फ्लुएंस वो ईरानियंस से ही हमने मॉरियन आर्किटेक्चर में जो अशोकन एडिक्ट्स हैं उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है ईरानियंस का वो इस शेप में हमें देखने को मिलता है। वो हमें देखने को मिलता है बेल शेप्ड कैपिटल्स में। बेल शेप्ड कैपिटल्स जो हैं उनका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हमें ईरानियन आर्किटेक्चर
से ही देखने को मिलता है। इन जो वुडन आर्किटेक्चर है मौर्यंस के टाइम, अशोकास के टाइम, वो भी सारा ईरानियंस से ही हमने देखा है और वहीं से हमने इन्फ्लुएंस होकर उसको बनाया है। नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट कि अशोक एडिक्ट्स में और क्या हमें देखने को मिलता है। लैंग्वेज में सिमिलैरिटी हमें देखने को अशोक एडिक्ट्स में एक वर्ड यूज किया गया है लिपि, जो कि ईरानी लैंग्वेज में एक वर्ड है लिपि, दोनों का ही सिमिलर मीनिंग है। इस तरीके से लैंग्वेज में भी काफ़ी ज़्यादा कुछ वर्ड्स में सिमिलैरिटी और इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि ग्रीक्स जो थे वो किस तरीके से आए, उनको कैसे पता चला हमारी वेल्थ के बारे में, हमारी प्रोस्पेरिटी के बारे में, तो जब ईरानियंस हमारे यहाँ आए, उन्होंने देखा किस तरीके की सोसाइटी है, कितनी ज़्यादा वेल्थ है, तो ग्रीक्स भी उनसे इन्फ्लुएंस होके यहाँ पर इन्वेड करने आए। ईरानियंस के बाद हमने देखा था मौर्यन डायनेस्टी के बाद शिशुनाग आए और शिशुनाग के बाद आए नंदास, और नंदास के समय जो वेल्थ और कॉमर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गए। प्रॉस्पेरिटी जो है किंगडम की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो अब इंक्रीज हो गई थी वेल्थ और कॉमर्स, तो जाहिर सी बात है जो एक्सटर्नल इन्वेडर्स थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए। वो देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या है, हमें भी अपना रीजन जो है यहाँ पे सेटल करना है। मैं आपको बता दूं कि ईरानियंस के समय पे 1/5 ऑफ जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एशियन प्रोविंसेस से वो उसी रीजन से जाता था, बिकॉज इट वॉज वेरी फर्टाइल रीजन, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस काफ़ी ज़्यादा था, सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी, तो इसलिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईरानियन वो इसलिए बहुत ज़्यादा था और इसीलिए वो इन्वेड कर रहे थे। सिमिलरली इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अलेक्जेंडर ने इन्वेड करने, डारियस III को इन्वेड करने के बाद, उसको डिफीट करने के बाद, द लास्ट आर्केमेनिड एम्परर वाज डारियस III, द लास्ट आर्केमेनिड एम्परर। अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश को क्रॉस किया और उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को किया, जो कि 327 BC में एक आर्केमेनिड प्रोविंस, जो पार्ट ऑफ आर्केमेनिड प्रोविंस, जैसे मैंने आपको बताया उसका पार्ट था, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स ईरानियन एम्पायर। वहाँ पर जो किंग ऑफ तक्षशिला थे एम्बी ओम्फिस, उसको नाम दिया गया है ग्रीक लिटरेचर में, तो उनको हरा दिया था अलेक्जेंडर ने। इन विच बैटल, बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, वो बैटल ऑफ झेलम भी बोला जाता है। आगे हम देखेंगे बैटल ऑफ नर्मदा एक आएगा, जहाँ पर पुलकेशिन डिफीट कर देते हैं हर्षवर्धन को। अभी अगर हम बात करें बैटल ऑफ झेलम की, तो इसमें जो है अलेक्जेंडर उनको हरा देते हैं एम्बी को। ओएस जो कि उस समय झेलम और रावी के बीच में जो टेरिटरी थी उसको रूल कर रहे थे, was defeated and captured after initial resistance। देखिए शुरू में तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइट की, लेकिन ग्रेजुअली ही ऑल्सो सबमिटेड टू अलेक्जेंडर। उनकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी ज़्यादा क्विकली मूव कर रही थी, उनके वेपन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एंड एट द सेम टाइम जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन में काफ़ी ज़्यादा डिसयूनिटी थी अमंगस्ट मल्टीपल किंगडम्स एंड रूलर्स हु वर रूलिंग देयर। वो एक जो यूनिटी थी वो मिसिंग थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में। इस वजह से इट वाज वेरी इजी फॉर द फॉरेनर्स टू इन्वेड, टू डिफीट आवर इंडियन रूलर्स। अलेक्जेंडर ने पोरस की रेजिस्टेंस को, पोरस की ब्रेवरी को देख के उनको वापस से पावर में रीइंस्टेट कर दिया। उस समय नंदास जो हैं वो रूल कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, और आपने देखा था कि जो नंदास थे, एंड वी आल्सो रेड महापद्म नंदा, जो कि एक रथ भी कहलाते थे, सोवरेन। तो उनके बारे में जो भी उन्होंने स्टोरीज या फिर कहानियां या फिर उनके बारे में जो ब्रेवरी के किस्से सुने, तो उसको सुन के अलेक्जेंडर भी काफी हद, उनकी जो आर्मी थी वो पहले ही अपने मन से ही हार मान, इसी वजह से हमेशा बोलते हैं मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। इसलिए आप भी अपनी प्रेपरेशन में जब भी करें तो कभी भी अपने मन से मत हारिए, क्योंकि लोग तो आपको आके बोलेंगे कि आपसे नहीं हो सकता या कर सकते हैं, वट एवर, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। आपका जो सेल्फ बिलीफ है ना वही आपको ले जाएगा, तो हमेशा ट्रस्ट इन योरसेल्फ। तो अब बात करते हैं अलेक्जेंडर की। तो उनकी आर्मी जो है वो रिफ्यूज कर देती है रिवर ब्यास को क्रॉस करने से फाइट फर्दर, और जो क्लैश होना होता है नंदास और अलेक्जेंडर की आर्मी में वहीं पे रुक जाता है।
तो कुछ एक दो सेटलमेंट्स इमर्ज होती हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ग्रीक सेटलमेंट्स, एंड अलेक्जेंडर आल्सो डाइड इन 323 बीसी इन बेबीलोन। तो वहाँ से हम देखते हैं इंडो ग्रीक सभी इन्फ्लुएंस, हमने अभी तक देखा था कि कैसे इंडियन और ईरानियन इन्फ्लुएंस से कुछ नई चीज़ें इमर्ज हुई। सिमिलरली इंडियंस और ग्रीक्स के इन्फ्लुएंस से कुछ नए फैक्टर्स इन आर्ट, आर्किटेक्चर और लैंग्वेज में हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात कि एक डायरेक्ट कांटेक्ट इंडिया और यूरोप के बीच में बन गया। नए लैंड और सी रूट्स डिस्कवर कर लिए गए थे बाय अलेक्जेंडर एंड हिज आर्मी। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बाद में इसमें आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, गांधार, अमरावती, सारनाथ, इन सभी के ऊपर आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। जब आप आर्किटेक्चर का चैप्टर रीड करेंगे नितिन सिंघानिया से या जो बुक आप रेफर कर रहे हैं, तो क्लियरली देखिए किस तरीके का जो है स्टोन यूज किया जाता था, किस तरीके से बुद्धा को रिप्रेजेंट किया गया है, कौन कौन से रीजन में कौन कौन से रूलर्स ने इनको पैट्रनाइज किया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के, आप देख सकते हैं और मेंस के पॉइंट से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सीड्स हैं इंडो बैक्ट्रियन और पार्थियन सीड्स उन्होंने तो कर दिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मौर्यन एम्पायर के बाद और भी फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, सागास, पार्थियंस, इस तरीके से नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से वो आते हैं और रूल करते हैं इंडिया। जब मौर्यन किंगडम डिसइंटीग्रेट होगा तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में साकास, पार्थियंस, कुशाणास ये रूल करेंगे, जबकि साउदर्न इंडिया में चोला, चेरा, पांड्यास और उससे ऊपर हम देखेंगे सेंट्रल रीजन में गुप्तास और उससे नीचे होगा सतवाहनास। वो हम एक मैप की हेल्प से देख लेंगे कौन सी एम्पायर कहाँ पे आया और किस तरीके से उन्होंने रूल किया और किस तरीके से मौर्यन एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट हुआ। कमिंग बैक टू दिस, अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस की वजह से ही हमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ के ज्योग्राफी, सोसाइटी के बारे में पता चलता है। उन्होंने बताया है किस तरीके से जो है सती प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी, चाइल्ड मैरिजेस भी प्रेवलेंट थी, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, वर्ना सिस्टम वाज फॉलोड, स्लेव्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। तो एक सोसाइटी का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हमें अलेक्जेंडर के हिस्टोरियन से देखने को मिलता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में।